everyone. Today's lecture of developmental psychology is about cognitive development, nature and approaches. तो आज के लेक्चर में हम संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात करेंगे और संज्ञानात्मक विकास में इसके नेचर और अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे. Cognitive development is a field of study in neuroscience and psychology. कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी के फील्ड में अध्ययन का एक विषय है. इट इज फोकसिंग ऑन अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट इन टर्म ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, कंसेप्चुअल रिसोर्सेज, परसेप्चुअल स्किल, लैंग्वेज लर्निंग एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ द डेवलप्ड अडल्ट ब्रेन एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी. संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट अध्ययन का ऐसा विषय है जिसमें बच्चे के डेवलपमेंट के समय पर उसके ब्रेन और संज्ञानात्मक विकास के ऊपर मेन अध्ययन किया जाता है और उसके ब्रेन और संज्ञानात्मक विकास के अंदर बच्चे की ब्रेन की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, उसकी कंसेप्ट लर्निंग, उसकी प्रोटेक्शन से संबंधित स्किल, उसकी लैंग्वेज लर्निंग की वो किसी भी लैंग्वेज को कितना सीख पा रहा है, और इसके अलावा दूसरे कोग्निशन से रिलेटेड एस्पेक्ट जैसे कि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, रीजनिंग एबिलिटी है, थिंकिंग एबिलिटी है, ये सब चीजें अध्ययन की जाती हैं. क्वालिटेटिव डिफरेंसेस बिटवीन हाउ अ चाइल्ड प्रोसेसेस their waking experience and how an adult processes their waking experience are acknowledged, such as object permanence, the understanding of logical relation and cause-effect reasoning in school-age children. तो जब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की क्वालिटेटिव डिफरेंस की बात करते हैं एक बच्चे और अडल्ट के बीच में, कि एक बच्चे और अडल्ट के संज्ञानात्मक विकास के बीच में क्या अंतर देखने को मिलता है, तो ज्यादातर ये डिफरेंस ऑब्जेक्ट परमानेंस के रूप में, लॉजिकल रिलेशंस को समझने के रूप में और चीजों के बीच में कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझने के बीच में देखने को मिलता है. Cognitive development is defined as the emergence of the ability to consciously cognize, understand and articulate their understanding in adult. जब भी हम किसी बच्चे में कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि एक अडल्ट की तरह ही उस बच्चे में चीजों को चेतन रूप से संज्ञान में लाने की एबिलिटी आ जाती है, चीजों को समझने की एबिलिटी आ जाती है और चीजों में तर्क देने की एबिलिटी एक अडल्ट की भांति ही आ जाती है. Cognitive development is how a person perceives things and gains understanding of their world through the relation of genetic and learning factors. इसके अलावा कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास इस बात की ओर भी संकेत करता है कि कोई व्यक्ति अपने आसपास की दुनिया को किस तरीके से परसीव करता है या उसका प्रोटेक्शन करता है, किस तरीके से सोचता है और किस तरीके से अपने आसपास के वातावरण के आसपास के वातावरण को ठीक प्रकार से समझता है. और इन सब चीजों में उस व्यक्ति की जैविक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स दोनों ही उसकी समझ को, उसकी सोच को और उसकी प्रोटेक्शन को प्रभावित करते हैं. There are 4 stages to cognitive information development. They are reasoning, intelligence, language and memory. तो कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट के यानी संज्ञानात्मक सूचना विकास की 4 स्टेजेस मानी गई हैं. इसमें मेनली तर्कना, बुद्धि, भाषा और स्मृति, ये चारों चीजें आती हैं. These stages start when the baby is about 18 months old. They play with toys, listen to their parents speak, they watch TV, anything that catches their attention help build their cognitive development. तो ये माना जाता है कि ये चारों ही स्टेजेस यानी कि तर्कना, बुद्धि, लैंग्वेज यानी भाषा और मेमोरी यानी स्मृति, ये चारों ही स्टेज बच्चे में जब बच्चा
18 महीने का होता है तब से स्टार्ट हो जाती हैं और धीरे-धीरे जैसे-जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, उस बच्चे में ये चारों ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेज विकसित होती चली जाती हैं। जब भी बच्चा खिलौनों के साथ खेलता है, अपने पेरेंट्स के साथ बात करता है, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करता है, टीवी देखता है या फिर दूसरी कोई भी चीज़ें उसके पर्यावरण में मौजूद हैं और जो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, जिनको देखकर या जिनके साथ खेलकर बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास होता है। तो इन सब के माध्यम से बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट धीरे-धीरे होता रहता है। It was once believed that infants lacked the ability to think or form complex ideas and remained without cognition until they learned language. तो पहले ये माना जाता था कि जो शिशु होते हैं उनमें सोचने और समझने की एबिलिटी नहीं होती है, इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को भी नहीं बना सकते हैं। ये माना जाता था कि जब तक उनमें लैंग्वेज विकसित नहीं होती, भाषा का विकास नहीं होता, तब तक उनमें संज्ञान या कॉग्निशन भी डेवलप नहीं होता। It is now known that babies are aware of their surrounding and interested in exploration from the time they are born. लेकिन अभी जो रिसर्चेस हुई हैं उनमें ये पाया गया है कि हालांकि बच्चे में जन्म के समय भाषा का विकास नहीं हुआ रहता है, लेकिन भाषा के विकास के बिना भी बच्चे अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, अपनी सराउंडिंग से अवेयर रहते हैं और अपने आसपास के एनवायरनमेंट और लोगों से चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं और एक्सप्लोर करने में इंटरेस्ट शो करते हैं। फ्रॉम बर्थ बेबीज बिगिन टू एक्टिवली लर्न। जन्म से ही बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिवली चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। They gather, sort, and process information from around them using the data to develop perception and thinking skill. तो बच्चे अपने आसपास की चीज़ों से, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और उस डेटा को परसेप्शन को डेवलप करने के लिए या प्रोटेक्शन करने के लिए और अपनी थिंकिंग एबिलिटी को विकसित करने के लिए यूज करते हैं। Cognitive development refers to how a person perceives, thinks, and gain understanding of his or her world through the interaction of genetic and learn factors. तो अब अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं cognitive development, तो हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण से चीजों को परसीव करता है, प्रोटेक्शन करता है, सोच विचार करता है उनके ऊपर और अपने आसपास के पर्यावरण को ठीक तरीके से समझने की कोशिश करता है और उसमें एडजस्ट होना सीखता है और उस व्यक्ति को उसके एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में या चीज़ों को परसीव करने में और सोच विचार करने में उसके जैविक और लर्न फैक्टर्स हेल्प करते हैं। Among the area of cognitive development are information processing, intelligence, reasoning, language development and memory. तो cognitive development या संज्ञानात्मक विकास में मेनली ब्रेन की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, बुद्धि है, तर्कणा है, भाषा का विकास और स्मृति, ये सभी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। व्यक्ति की जितनी भी हायर मेंटल एबिलिटीज हैं वो सारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अप्रोचेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन सी अप्रोचेस या थ्योरीज कंसीडर की जा सकती हैं। तो इसमें मेनली हम आगे इन 4 थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। पहली है जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दूसरी है वाइगोट्स्की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तीसरी है द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच एंड फोर्थ है ब्रेनर्स इकोलॉजिकल सिस्टम्स थ्योरी। तो आज हम जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की बात करते हैं। The most well-known and influential theory of cognitive development is that of French psychologist Jean Piaget, 1896 to 1980. तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरीज में सबसे ज्यादा फेमस जीन पियाजे की थ्योरी मानी जाती है। जीन पियाजे एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट थे
जिनका जन्म 1896 में हुआ और जिनकी डेथ 1980 में हो गई। Piaget's theory, first published in 1952, grew out of decades of extensive observation of children, including his own, in their natural environments, as opposed to the laboratory experiment of the behavior. पियाजे की थ्योरी सबसे पहले 1952 में पब्लिश की गई थी और इस थ्योरी को बहुत सारे बच्चों की एक्सटेंसिव ऑब्जर्वेशन करके डेवलप किया गया था, जिसमें पियाजे के खुद के बच्चों के ऊपर भी एक्सटेंसिव ऑब्जर्वेशन शामिल थी। तो पियाजे ने लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट से बाहर निकलकर नेचुरल एनवायरनमेंट में ऑब्जर्वेशन के ऊपर फोकस किया, यानी उन्होंने नेचुरल एनवायरनमेंट में बच्चों के बिहेवियर के ऊपर फोकस किया। Although Piaget was interested in how children reacted to their environment, he proposed a more active role for them than that suggested by learning theory. हालांकि पियाजे ज्यादा इंटरेस्टेड इस चीज में थे कि बच्चे किस तरह से अपने एनवायरनमेंट के प्रति रिएक्शन देते हैं, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो उन्होंने लर्निंग थ्योरी से ज्यादा बेटर एक थ्योरी प्रपोज की, जिसमें उन्होंने बच्चे के एक्टिव रोल के ऊपर फोकस किया कि बच्चा किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करता है। He envisioned a child's knowledge as composed of schemas, basic unit of knowledge used to organize past experience and serve as a basis for understanding new ones. पियाजे ने अपनी थ्योरी में बच्चे की नॉलेज के ऊपर मेन फोकस किया, जिसमें बच्चा धीरे धीरे स्कीमास डेवलप करता है, अपनी नॉलेज को बढ़ाता है और अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस का यूज करके नई चीजों को सीखने की कोशिश करता है। At the center of Piaget's theory is the principle that cognitive development occurs in a series of four distinct universal stages, each characterized by increasingly sophisticated and abstract level of thought. तो पियाजे की थ्योरी में मेन सेंटर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की चार अलग अलग स्टेजेस को रखा गया है। इन चारों स्टेजेस को यूनिवर्सल माना गया है और ये माना गया है कि ये चारों स्टेजेस एक स्टेज के पूरा होने के बाद दूसरी स्टेज आती है, दूसरी स्टेज के पूरा होने के बाद तीसरी और इसके बाद चौथी। These stages always occur in the same order and each build on what was learned in the previous stage. पियाजे द्वारा बताई गई चारों स्टेजेस एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती हैं और वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही आती हैं, यानी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होने के बाद ही दूसरी आएगी, दूसरी के बाद तीसरी आएगी और तीसरी के बाद चौथी आएगी। तो इन चारों स्टेजेस से होता हुआ बच्चा अपने एनवायरनमेंट में मौजूद चीजों से इंटरेक्शन करके नई नई कॉग्निटिव एबिलिटीज डेवलप करता है। तो इन चारों स्टेजेस के बारे में अब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। ये स्टेज जन्म से लेकर 2 साल तक की अवस्था होती है। ड्यूरिंग दिस स्टेज बिहेवियर लैक ए सेंस ऑफ थॉट एंड लॉजिक। तो जन्म से लेकर 2 साल की अवस्था में बच्चे में थॉट प्रोसेस यानी विचार प्रक्रिया और लॉजिक मौजूद नहीं होता है। Behaviors gradually move from acting upon inherited reflexes to interacting with the environment with a goal in mind and being able to represent the external world at the end. तो स्टार्टिंग में जन्म के इसमें बच्चे में सिर्फ रिफ्लेक्सेस ही दिखाई देते हैं, यानी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स करता है बच्चा डिफरेंट स्टिमुलस या ऑब्जेक्ट्स की तरफ, लेकिन धीरे धीरे इन रिफ्लेक्सेस के अलावा बच्चा अपने एनवायरनमेंट में मौजूद चीजों को ऑब्जर्व करने लग जाता है। धीरे धीरे बच्चा उस ऑब्जर्वेशन के थ्रू परसेप्शन को डेवलप करता है। The sensory motor stage has been broken down into 6 substages that explain the gradual development of infant from birth to age 2. Sensory motor stage में बच्चे के जन्म से लेकर 2 साल तक की अवस्था में 6 अलग अलग सब स्टेजेस बताई गई हैं, जिसमें धीरे धीरे बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होता है।
Once the child gains the ability to mentally represent reality, the child begins the transition to the pre-operational stage of development. तो एक बार बच्चे में जब सेंसरी मोटर स्टेज कंप्लीट हो जाती है, बच्चा मानसिक रूप से रियलिटी को समझने लग जाता है, तो बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में एंटर कर जाता है, जो कि सेकंड स्टेज है प्याजे द्वारा बताई गई संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी में। तो अब हम सेंसरी मोटर स्टेज की 6 सब स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। पहली सब स्टेज आती है बर्थ टू 1 मंथ, यानी जन्म से लेकर 1 महीने तक की अवस्था। तो इस अवस्था में each child is born with inherited reflexes that they can use to gain knowledge and understanding about their environment. Example of these reflexes include grasping and sucking. जन्म से लेकर 1 महीने तक की अवस्था में बच्चे में सिर्फ रिफ्लेक्स एक्शंस देखे जाते हैं, रिफ्लेक्सेस बच्चे में देखे जाते हैं जो कि ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होते हैं, बच्चे में जन्म से मौजूद होते हैं। बच्चा किसी भी स्टिमुलस या ऑब्जेक्ट को देखकर ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स करता है या रिएक्ट करता है, इनको ही रिफ्लेक्सेस बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेस्पिंग है कि बच्चे के हाथ में अगर आप अपनी उंगली रखोगे तो बच्चा आपकी उंगली ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा। या सकिंग है, बच्चे के लिप्स के ऊपर उंगली रखते ही वो सक करने की कोशिश करेगा। सेकेंड स्टेज आती है 1 मंथ से 4 मंथ तक, 1 से 4 महीने की अवस्था दूसरी स्टेज होती है। Children repeat behavior that happens unexpectedly because of their reflexes. For example, a child's finger comes in contact with the mouth and the child starts sucking on it. तो 1 से 4 महीने की अवस्था में बच्चे में रिफ्लेक्स एक्शन होने की वजह से ही वो अनएक्सपेक्टेडली उस बिहेवियर को बार बार रिपीट करने लग जाता है, यानी कि एक बार तो वो बिहेवियर रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से हुआ उसमें, लेकिन धीरे धीरे बच्चा उस बिहेवियर को एंजॉय करने लग जाता है और बार बार रिपीट करने लग जाता है। इसका एग्जाम्पल है कि रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से एक बच्चे की उंगली उसके मुंह के कांटेक्ट में आ गई और बच्चे ने सकिंग स्टार्ट कर दी, तो बच्चा एंजॉय करने लग जाता है उस चीज को, उसको अच्छा लगने लगता है, तो धीरे धीरे बच्चा थंब को या उस उंगली को सक करने लग जाता है। इसका एग्जाम्पल आप थंब सकिंग के रूप में बच्चे में देख सकते हैं। If the sensation is pleasurable to the child, then the child will attempt to recreate the behavior. तो ये वही बात बताई गई है कि अगर वो सेंसेशन या वो रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से क्रिएट हुआ बिहेवियर अगर बच्चे को अच्छा लगता है तो वो बार बार उस बिहेवियर को रिक्रिएट करने लग जाता है। इसका एग्जाम्पल थंब सकिंग के रूप में बच्चे में देखा जाता है। Infants use their initial reflexes, grasping and sucking, to explore their environment and create schemas. शिशु 1 से 4 महीने की अवस्था में अपने रिफ्लेक्स एक्शंस के जरिए एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, जैसे ग्रेस्पिंग और सकिंग के जरिए, और नए नए स्कीमा डेवलप करते हैं। Schemas are group of similar actions or thoughts that are used repeatedly in response to the environment. Schemas इस तरह के एक जैसे एक्शंस या विचारों का एक ग्रुप होता है जिसके माध्यम से बच्चा अपने एनवायरनमेंट में चीजों को खोजने की कोशिश करता है। Once a child begin to create schemas, they use accommodation and assimilation to become progressively adapted to the world. एक बार बच्चा जब स्कीमास को डेवलप कर लेता है तो वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ अकोमोडेट करने लग जाता है और एसिमिलेट करने लग जाता है। अब हम देखते हैं कि अकोमोडेशन और एसिमिलेशन क्या होता है। Assimilation is when a child responds to a new event in a way that is consistent with an existing scheme. तो assimilation एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चा खुद में पहले से मौजूद स्कीमा का यूज किसी नई चीज के लिए करता है या किसी नए इवेंट के लिए करता है। फॉर एग्जाम्पल, an infant may assimilate a new teddy bear into their putting things in their mouth scheme and use their reflexes to make the teddy bear go into their mouth. इसका एग्जाम्पल है कि बच्चे को 1 से 4 महीने के बच्चे को अगर टेडी बियर आप दोगे तो वो अपने रिफ्लेक्सेस का ही यूज
उस टेडी बियर के ऊपर भी करेगा, यानी वो सकिंग का रिफ्लेक्स यूज कर सकता है वहां पर कि बच्चे को टेडी बियर दिया जाएगा तो वो उस टेडी बियर को भी अपने मुंह में लेने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन इज व्हेन अ चाइल्ड आइदर मॉडिफाइज एन एग्जिस्टिंग स्कीमा और फॉर्म्स एन एंटायरली न्यू स्कीमा टू डील विद अ न्यू ऑब्जेक्ट और इवेंट। तो अकोमोडेशन में बच्चा पहले से मौजूद स्कीमाज का यूज करके जब वो देखता है और जब वो पाता है कि यहाँ इस पुराने स्कीमा को यूज नहीं किया जा सकता तो बच्चा उस स्कीमा में मॉडिफिकेशन करके या उसको चेंज करके नए स्कीमास को डेवलप कर लेता है, नई चीजों के लिए नए स्कीमा बना लेता है। फॉर एग्जाम्पल एन इन्फेंट मे हैव टू ओपन हिज और हर माउथ वाइडर देन यूजुअल टू अकोमोडेट द टेडी बियर्स। तो अब इसका एग्जाम्पल यहाँ ये लिया जा सकता है कि बच्चा जब टेडी बियर अपने मुंह में डालता है तो वो पाता है कि उसके थंब की तरह टेडी बियर को वो मुंह में नहीं ले सकता, तो वो अपने मुंह को ज्यादा चौड़ा करके उस टेडी बियर के पा को अपने मुंह में रख लेता है। तो यहाँ उसने उस स्कीमा को थोड़ा सा चेंज कर लिया है, यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अकोमोडेट कर लिया है अपने एक्शन को। नेक्स्ट स्टेज है 5 to 8 मंथ। 5 से 8 महीने के बच्चे में किस तरीके से कोग्निटिव डेवलपमेंट देखने को मिलता है। The child has an experience with an external stimulus that they find pleasurable, so they try to recreate that experience. जब भी बच्चे को किसी बाह्य उद्दीपक से प्लेजर मिलता है तो वो उस एक्सपीरियंस को रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं, यानी दोबारा से सेम एक्ट को करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a child accidentally hits the mobile above the crib and likes to watch it spin. When it stops, the child begin to grab at the object to make it spin again. इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि बच्चे से एक्सीडेंटली मोबाइल उसकी क्रिब में गिर जाता है और मोबाइल के गिरने से वो स्पिन कर घूमने लगती है, जो कि बच्चे को अच्छा लग रहा है। तो बच्चे को बच्चा क्या सोचेगा कि वो मोबाइल जैसे ही गिरेगा वैसे ही दोबारा से वो चीज घूमेगी, तो बच्चा बार बार उस मोबाइल को क्रिब के अंदर गिराएगा। In this stage, habits are formed from journal schemas that the infant has created, but there is not yet, from the child's point of view, any differentiation between means and ends. तो 5 से 8 महीने के बीच में बच्चे में हैबिट फॉर्मेशन होने लगती है। वो जर्नल स्कीमाज से अपनी हैबिट बनाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चा मीन्स और एंड्स का डिफरेंस नहीं समझ पाता है। Children can't also focus on multiple tasks at once and only focus on tasks at hand. 5 से 8 महीने के बच्चे 8 महीने में बच्चा सिर्फ एक बार में एक ही चीज को कर पाता है, मल्टीपल टास्किंग बच्चा नहीं कर पाता है। जो चीज उसके सामने मौजूद है सिर्फ उसी काम को वो कर पाएगा या उसी चीज के ऊपर फोकस कर पाएगा। The child may create a habit of spinning the mobile in its crib, but they are still trying to find out methods to reach the mobile in order to get it to spin in the way that they find pleasurable. एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है कि बच्चा किस तरीके का बिहेवियर शो करता है 5 से 8 महीने की अवस्था में, कि बच्चा एक हैबिट डेवलप कर सकता है अपनी क्रिब में मोबाइल को घुमाने की, क्योंकि उसको स्पिनिंग से या क्रिब के घूमने से बच्चे को अच्छा लग रहा है, तो वो एक हैबिट के रूप में मोबाइल को क्रिब में गिराने को डेवलप कर सकता है। Once there is another distraction, say the parent walk in the room, the baby will no longer focus on the mobile. अब अचानक से बच्चा बार बार उस बार बार उस एक्टिविटी को कर रहा है, बार बार वो क्रिब में मोबाइल को गिरा रहा है, लेकिन अचानक से वहां कोई डिस्ट्रैक्शन आ गया, फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स आ गए या कोई भी रूम में आ गया, तो बच्चे का फोकस मोबाइल से हट जाता है और पेरेंट्स की तरफ जा सकता है, यानी एक बार में एक ही चीज के ऊपर बच्चा फोकस कर पाता है। Toys should be given to infants that respond to a child's action to help foster their investigate instinct. तो 5 से 8 महीने के बीच में बच्चे को इस तरह के खिलौने देने चाहिए जिससे बच्चे में
इन्वेस्टिगेशन इंस्टिंक्ट डेवलप हो। फॉर एग्जाम्पल, a toy plays a song when you push one button and then a picture pops up if you push another button. एग्जाम्पल के तौर पर बच्चे को इस तरीके के खिलौने दिए जा सकते हैं कि एक बटन दबाने पर उस खिलौने में गाने बजे और दूसरा बटन दबाने पर वहां पर पिक्चर दिखाई दे उसको। तो बच्चे में इससे एक्सप्लोर करने का बिहेवियर डेवलप होगा। नेक्स्ट स्टेज है 8 to 12 मंथ, 8 से 12 महीने की अवस्था। बिहेवियर विल बी डिस्प्लेड फॉर अ रीजन रेदर देन बाय चांस। 8 से 12 महीने के बच्चे में बिहेवियर बाय चांस ना होकर किसी कारण से बच्चा शो करने लग जाता है। दे बिगिन टू अंडरस्टैंड दैट वन एक्शन कैन कॉज अ रिएक्शन। इसके अलावा इस अवस्था में बच्चा ये समझने लग जाता है कि एक एक्शन की वजह से कोई ना कोई रिएक्शन जरूर होगा, यानी वो कोई ना कोई काम करेगा तो उसका रिएक्शन जरूर होगा। They also began to understand object permanence, which is the realization that object continue to exist when removed from view. इसके अलावा 8 से 12 महीने की अवस्था में बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस भी डेवलप हो जाता है, यानी बच्चा ये समझने लगता है कि अगर कोई चीज उसकी आंखों के आगे से हटा ली गई है तो भी वो एग्जिस्ट करती है, यानी वो खत्म नहीं हुई है। इससे पहले 8 महीने से पहले बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप नहीं होती है। उससे पहले अगर बच्चे के आगे से आप बॉल हटा दोगे या छुपा दोगे तो बच्चा सोचेगा कि वो चीज खत्म हो गई है या गायब हो गई है। नेक्स्ट है 12 to 18 मंथ, यानी 12 से 18 महीने की अवस्था। Actions occur deliberately with some variation. For example, a baby drums on a pot with a wooden spoon, then drum on the floor, then on the table. तो 12 से 18 महीने की अवस्था में बच्चे अपने एक्शंस में वेरिएशन लाने लगते हैं, चेंज करने लगते हैं, अपने बिहेवियर को अलग अलग चीजों पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा पहले ड्रम को वुडन स्पून से बजा सकता है, इसके बाद वो फ्लोर के ऊपर ड्रम बजा सकता है और तीसरी बार वो टेबल के ऊपर ड्रम बजाने की कोशिश कर सकता है। नेक्स्ट है 18 to 24 मंथ, 18 से 24 महीने की अवस्था। चिल्ड्रन बिगिन टू बिल्ड मेंटल सिंबल्स एंड स्टार्ट टू पार्टिसिपेट इन प्रिटेंड प्ले। तो 18 से 24 महीने की अवस्था में बच्चा मेंटल सिंबल्स बनाने शुरू कर देता है अपने ब्रेन में, यानी कि मानसिक सिंबल्स बनाने शुरू कर देता है और रोल प्ले करने लग जाता है। यानी कि कभी वो टीचर बनेगा गेम में, कभी वो मदर फादर का रोल प्ले करेगा, तो इस तरीके से उसमें मेंटल सिंबल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। For example, a child is mixing ingredient together but doesn't have a spoon, so they pretend to use one or use another object to replace the spoon. इसका एग्जाम्पल है कि बच्चे बहुत बार खेल को किसी भी चीज को ओनली विजुलाइज कर लेते हैं। जैसे वो अगर खेल खेल रहे हैं और खाना बना रहे हैं वो खेल में और वहां स्पून नहीं है, तो बच्चा सिर्फ स्पून को घुमाने की एक्टिंग करेगा वहां पर। Symbolic thought is a representation of objects and event as mental entities or symbols which help foster cognitive development and the formation of imagination. बच्चे में सिंबॉलिक थॉट डेवलप होने लग जाते हैं। सिंबॉलिक थॉट ऑब्जेक्ट्स और इवेंट की मेंटल सिंबल्स के रूप में रिप्रेजेंटेशन है, यानी बच्चा अलग अलग चीजों की मानसिक रूप से ही सिंबल्स बना लेता है अपने माइंड में और चीजों को इमेजिन करने की कोशिश करता है। According to Piaget, the infant began to act upon intelligence rather than habit at the point. Piaget के अनुसार इन्फेंट्स 18 से 24 महीने में इंटेलिजेंस के ऊपर फोकस करने लग जाते हैं, यानी कि ओनली हैबिट के रूप में ही वो चीजों को नहीं करते हैं, बल्कि चीजों को समझ कर करने की कोशिश वो करने लग जाते हैं, एक्सप्लोर करने की कोशिश करने लग जाते हैं। The end product is established after the infant has pursued for the appropriate means. The mean are formed from the schemas that are known by the child.
तो 18 से 24 महीने की एज में बच्चा एंड और मीन्स में डिफरेंशिएट करना सीख जाता है। बच्चे में मीन्स स्कीमास की वजह से डेवलप होते हैं। The child is starting to learn how to use what it has learned in the first 2 years to develop and further explore their environment. बच्चा ये समझने लग जाता है कि अपने पहले 2 साल में उसने कौन किस तरह की चीजें सीखी हैं और वो उन सीखी गई चीजों की हेल्प से किस तरह से अपने आसपास के एनवायरनमेंट में खोजबीन कर सकता है या एक्सप्लोर कर सकता है। नेक्स्ट स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल तक मानी जाती है। In his early work, before he had developed his structuralist theory of cognition, Piaget described the child's thought during this period as being governed by principles such as egocentrism, animism, and other similar contrasts. तो पियाजे ने अपनी थ्योरी में सबसे पहले ये बताया कि बच्चे की प्री ऑपरेशनल स्टेज में यानी 2 से 7 साल की अवस्था में बच्चे में ईगोसेंट्रिज्म देखने को मिलता है, एनिमिज्म देखने को मिलता है और इसी तरीके के दूसरे बिहेवियर देखने को मिलते हैं। ईगोसेंट्रिज्म एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चा सिर्फ अपनी तरीके से ही चीजों को देखता है, यानी उसको लगता है कि दुनिया उसी के चारों तरफ घूम रही है, सब लोग वो जैसा सोच रहे हैं वैसा ही सोच रहे हैं और वो जिस तरीके से सोच रहा है वैसा ही हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कई बार बच्चे चांद को देखते हुए भागते हैं और उनको लगता है कि चांद उनके पीछे भाग रहा है। One can't comprehend that other people have other views and perception of scenarios. तो ईगोसेंट्रिज्म की वजह से बच्चे ये नहीं सोच पाते हैं कि दूसरे लोगों के विचार उनसे अलग भी हो सकते हैं या वो जो सोच रहे हैं चीजें वैसी नहीं है। एनिमिज्म इज व्हेन एन इंडिविजुअल गिव्स अ लाइफलेस ऑब्जेक्ट ह्यूमन लाइफ क्वालिटीज। वहीं एनिमिज्म एक ऐसी सोच की अवस्था है जिसमें बच्चा ये सोचता है कि जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं वो सारी सजीव हैं और वो ह्यूमंस की तरह ही बिहेव करती हैं और उनमें ह्यूमन जैसी ही क्वालिटीज मौजूद हैं। तो इसी वजह से बच्चा अपने टॉयज को सजीव समझने लग जाता है। वो समझता है कि उनके टॉयज में इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, या उनके टॉयज उनके जैसा ही बिहेवियर शो करते हैं। Once he had proposed his structuralist theory, Piaget characterized the pre-operational child as lacking the cognitive structure possessed by the concrete operational child. बाद में पियाजे ने ये चीज बताई कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे वाली चीजें मिसिंग होती हैं, यानी उसमें वो चीजें मौजूद नहीं होती हैं। The absence of these structure explain in part the behavior Piaget had previously described as egocentric and animistic. For example, an inability to comprehend that another individual may have different emotional response to similar experiences. तो इसी वजह से प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा सिर्फ अपने ही विचारों के ऊपर फोकस करता है, अपनी इंटेंशंस के ऊपर फोकस करता है, वो जिस तरीके से चीजों को करना चाहता है उसी तरीके से वो करता है। तो बच्चा रिजिड भी हो जाता है इस एज में, टेम्पर टेंट्रम शो करता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन आल्सो बिकेम इंक्रीजिंगली अडेप्ट एट यूजिंग सिंबल्स एज एविडेंस्ड बाय इंक्रीज इन प्लेइंग एंड प्रिटेंडिंग। तो 2 से 7 साल की अवस्था में बच्चा सिंबल्स भी बहुत ज्यादा यूज करने लग जाता है, अपने गेम्स में सिंबल्स को ज्यादा यूज करता है। नेक्स्ट स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये स्टेज 7 साल से लेकर 13 साल की अवस्था होती है, 12 या 13 साल की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे का कोग्निटिव स्ट्रक्चर पहले की बजाय ज्यादा डेवलप हो जाता है और रियलिटी के ऊपर बच्चा ज्यादा फोकस करता है। Piaget argues that the same general principles can be disconcerted with a wide range of behavior. पियाजे ने ये बताया कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में यानी 6 से 13 साल की अवस्था में बच्चा उसमें मौजूद जनरल प्रिंसिपल को ही अलग अलग बिहेवियर में अप्लाई करने की कोशिश करता है। वन ऑफ द बेस्ट नोन अचीवमेंट ऑफ दिस स्टेज इज कंजर्वेशन। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में कंजर्वेशन के रूप में एक मेन संज्ञानात्मक विकास देखने को मिलता है।
In a typical conservation experiment, a child is asked to judge whether or not two quantities are same, such as two equal quantities of liquid in a short and tall glass. तो कंजर्वेशन एक ऐसी संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है जिसमें बच्चे को ये समझ आने लग जाता है कि कोई भी सेम क्वांटिटी की चीज अगर दो अलग अलग तरह के आकार प्रकार वाली वस्तुओं में डाली जाती है तो उनकी वो देखने में अलग अलग लगेंगी लेकिन क्वांटिटी उनकी सेम ही होगी। इसका एग्जाम्पल ये लिया जा सकता है कि बच्चे को अगर सेम एक ग्लास पानी अलग अलग जार में भर के दिया जाए जिसमें एक जार छोटा है और एक लंबा है और बच्चे से पूछा जाए कि कौन सा पानी ज्यादा है तो बच्चा आसानी से बता देगा कि दोनों ही पानी इक्वल है। यानी बच्चा ये समझने लग जाता है कि लंबा और पतला जो जार है उसमें पानी का लेवल ज्यादा ऊंचा दिखाई देगा और छोटा और चौड़ा जार है उसमें पानी का लेवल कम दिखाई देगा। तो बच्चे में इस तरीके से कंजर्वेशन की क्षमता भी डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 12-13 साल से लेकर अडल्टहुड तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे में लॉजिकल रीजनिंग डेवलप हो जाती है, बच्चा लॉजिकली चीजों को सोचने लग जाता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है, सोच विचार करने लग जाता है, कोई भी काम करने से पहले वो चीजों को अच्छे से समझने लग जाता है, उसके बाद ही किसी काम को करता है। The need of concrete example is no longer necessary because abstract thinking can be used instead. तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है तो कंक्रीट थिंकिंग उसमें खत्म हो जाती है लगभग। यानी बच्चा वहां मौजूद चीजों उसके आंखों के सामने मौजूद चीजों के अलावा भी दूसरी चीजों के बारे में सोच सकता है, इमेजिनेशन कर सकता है। बच्चे में क्रिएटिविटी ज्यादा बढ़ जाती है, चीजों को नए तरीके से करने की कोशिश करता है। इस एज में अडोलेसेंस अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाते हैं, किस तरह की आइडियल लाइफ वो चाहते हैं उनके बारे में सोचने लग जाते हैं और उसको अचीव करने के लिए वो मेहनत करने लग जाते हैं। Some theorists believe that formal operational stage can be divided into two subcategories. कुछ एक थ्योरिस्ट मानते हैं कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को दो सब कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया किया जा सकता है, अर्ली फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज एंड लेट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अर्ली फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज वो स्टेज होती है जिसमें सिर्फ फैंटेसीज होती हैं, but as adolescent advance to late formal operational through their life expectancies they have encountered changes those fantasy thought to realistic thought. लेकिन जैसे जैसे बच्चा लेट फॉर्मल ऑपरेशन थॉट में पहुंचता है वैसे वैसे बच्चे की फैंटेसीज रियलिटी में चेंज होने लग जाती हैं। यानी बच्चा अपने फैंटेसी वाले थॉट्स को रियलिस्टिक थॉट में चेंज कर लेता है। बच्चा ये रियलाइज करने लग जाता है कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको वो अचीव कर सकता है और उनके ऊपर वो फोकस करने लग जाता है, उनको अचीव करने के लिए वो एक्शन करने लग जाता है। एंड दीज आर द रेफरेंसेस। आज हम पियाजे की थ्योरी के बारे में ही बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी तीन थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।